निर्मला सीतारमण ने इन्होंने एक चीज दो अच्छा किया कि बैंकों में प्राइवेट बैंकिंग की भागीदारी बढ़ा दिया। इनके कहिए कि जितना खतरनाक टैक्स वाला सिस्टम था सब पे तनिसा मरहम लगाने का काम किया है। नहीं तो बाप रे बाप, इनका बस चले तो कहीं और टैक्स लगा दे। टैक्स लीजिएगा तब ना पैसा बढ़ेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया कमा रहा है ना, तो उसका टैक्स काट कूट के उसके पास 35 से 40 लाख रुपया बचता है। 50% तो गवर्नमेंट टैक्स मार देती है, जीएसटी और इनकम टैक्स लेके। जैसे दुबई में टैक्स नहीं है, सिंगापुर में टैक्स नहीं है, तो क्या होता है, लोगों के पास अथाह पैसा है। तो ज्यादातर कंपनियां सिंगापुर में रजिस्टर होकर इंडिया चली जाती हैं सर, टैक्स से बचने के लिए। इंडिया में आएगी तो 30% टैक्स देना है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान द बैंकिंग लॉ 2024 पेश किया। निर्मला सीतारमण ने पेश किया होगा, दूसरा कौन पेश करेगा इनको? समझा, इन्होंने पेश किया, निर्मला सीतारमण ने। इन्होंने एक चीज दो अच्छा किया कि बैंकों में प्राइवेट बैंकिंग की भागीदारी बढ़ा दिया और जो टैक्स में 12 लाख तक छूट दिया है। ये इनके कहिए कि जितना खतरनाक टैक्स वाला सिस्टम था सब पे तनिसा मरहम लगाने का काम किया है। नहीं तो बाप रे बाप, इनका बस चले तो कहीं और टैक्स लगा दे, कहीं पे भी। इनको देखिए, इनकी भी क्या गलती है। जो इनके नीचे ऑफिसर होते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस के, IRS, ऐसा सलाह देता है ऐसे कि टैक्स लीजिएगा तब ना पैसा बढ़ेगा। देखो, अगर आप टैक्स कम लीजिएगा तो सरकार को और पूरे देश में एक समय के बाद बड़ा लंबा प्रॉफिट होगा। इससे रोजगार बढ़ेगा और सरकार को टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन सोचने की क्षमता नहीं हो पाती है कैसे। अगर किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया कमा रहा है ना, तो उसका टैक्स काट कूट के उसके पास 35 से 40 लाख रुपया बचता है। 50% तो गवर्नमेंट टैक्स मार देती है, जीएसटी और इनकम टैक्स लेके। बाकी बचे 50% में उसको मैनेज करना होता है। लेकिन अगर टैक्स कम लेगी गवर्नमेंट, जैसे दुबई में टैक्स नहीं है, सिंगापुर में टैक्स नहीं है, तो क्या होता है, लोगों के पास अथाह पैसा है। तो जब अथाह पैसा आता है तो वह व्यक्ति स्वयं रोजगार देने लगता है। अब वो गाड़ी खरीदेगा ना तो ड्राइवर रख लेगा। लेकिन हमारे यहाँ इतना ना टैक्स मार दिया जाएगा ना कि गाड़ी खरीदेगा तो ड्राइवर नहीं रखेगा, पहले खुदे चलाएगा कि इनकम थोड़ा बढ़े। समझे, घर है, अखबार नहीं आएगा। अच्छे घर में अखबार नहीं आ रहा है कि तन से पैसा बचेगा, वो भी एक रोजगार है। कोई काम करने वाली महिला रख लेगा, बर्तन धुलने वाले या फिर घर के साफ सफाई के लिए। भाई जो नहीं पढ़ी लिखी है उसको उसी लेवल का जॉब चाहिए, उसको थोड़े ना करिए कि हमको पटना का कमिश्नर बना दीजिए। आप समझिए। तो जब किसी के पास इनकम बढ़ता है, रोजगार, तो स्वयं रोजगार देने लगता है। अब समझिए, उससे टैक्स कैसे लीजिएगा? कोई बात नहीं, कहेगी तुम ले, थोड़ा सा हम इनकम टैक्स नहीं लेंगे। अब जब इनकम टैक्स नहीं लेंगे तो उसके जेब में आएगा पैसा, अब खर्चा करेगा। सिनेमा देखने जाएगा, वहां से टैक्स। गाड़ी खरीदेगा, वहां से टैक्स। मोबाइल खरीदेगा, वहां से टैक्स। तो जो डायरेक्ट आप ले रहे हैं वो इनडायरेक्ट लीजिए, वही होगा। क्या दुबई कैसे चलता है? इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट कोई टैक्स नहीं लेता है। आपको लगा पेट्रोल बेचता है, नहीं, 1% पेट्रोल, बस 1%। पेट्रोल का योगदान दुबई में कितना है? 1%। अब जैसे हम अब बस कुछ नहीं करना है, हम यहीं पढ़ाएंगे सब कुछ। हम इसका बस रजिस्ट्रेशन कहाँ करा दे? सिंगापुर, और यहाँ आके पढ़ा दे कि ब्रांच मेरा इंडिया में है, हो गया, टैक्स बच जाएगा। तो इस वजह से सारी कंपनी कहाँ भागने लगे? उधर हल्ला कौन कर रहा है? सिंगापुर है। तो ज्यादातर कंपनियां सिंगापुर में रजिस्टर होकर इंडिया चली जाती हैं सर, टैक्स से बचने के लिए। इंडिया में आएगी तो 30% टैक्स देना है, और वही चल जाती है सिंगापुर, 5% देना है, अब वापस आ जाती है इंडिया में। तो वो मजबूरी में जा रही हैं। समझ में आएगी नहीं? क्या किस में जाए? मजबूरी में जा रही हैं। अब जैसे फ्लिपकार्ट इंडिया का है, रजिस्टर्ड कहाँ है? सिंगापुर में। तो टैक्स सिस्टम हमारे यहाँ इतना भयानक है, टैक्स जिसका कोई हद नहीं। तो विदेशी कंपनियां जो जैसे सिंगापुर है और दुबई है, इसका कहना है कंपनी तुम आगे बढ़ो, अपना आगे बढ़ो। और इंडिया की गवर्नमेंट का कहना है कंपनी तुम कमाओ चाहे मत कमाओ, टैक्स तुमसे लेंगे और हम कहेंगे कि 2000 रुपया इसको, 5000 किसान को, तो इनको इतना, इनको चावल, इनको गेहूं, इनको हमारा नाम होगा, कमाओ तुम। नहीं समझे? लेकिन दुबई में ऐसा नहीं। आगे बढ़े तो सबसे ज्यादा विदेशी निवेश